Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very new topic, or you can say very old topic, but in a new dimension, but with the angle of a new dimension. That is the ancient blueprint for the modern mind. We are going to discuss here the pedagogical principles or teachings which have been reflected in our own Mahabharata, repurposing the Mahabharata as a 21st century pedagogical masterclass for Gen Z. मतलब जो आजकल के बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो गड़बड़ है, पुरातनपंथी है, ऑब्सोलीट है, रिडंडेंट है, गड़बड़ है, उसमें कुछ नया नहीं है अपनाने के लिए, उनको ये बताया जा सकता है कि महाभारत जो हमारा ग्रंथ है वो कितना सटीक साबित हो सकता है 21वीं सदी के लिए। उसमें कितने पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं जो जेन जी के भी काम आ सकते हैं। देखते हैं बियॉन्ड माइथोलॉजी। इसको सिर्फ माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे हम, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल फॉर ह्यूमन कंडक्ट है ये, मनुष्य के व्यवहार का ये एक व्यापक मैनुअल है, comprehensive manual. The Mahabharata is not merely an ancient Indian saga of varying cousins. इसमें सिर्फ ये नहीं है कि दो भाई जो हैं वो लड़ रहे हैं. It is the most systematic inquiry into the human condition. अगर हम इसको देखें तो ये मानव की दशाएं, जितनी दशाएं हो सकती हैं, उनकी एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है. एज नोटेड बाय स्कॉलर वेंडी डॉनिगर 2010 में उन्होंने कहा, इट एक्सप्लोर्स द इंट्रिकेसीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड प्रेजेंट्स प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशंस ऑन इथिक्स, कैरेक्टर एंड प्रैक्टिकल डेली स्किल्स. उन्होंने कहा कि ये जो सागा है, ये जो ग्रंथ है, इसमें जो बातें लिखी हैं वो मनुष्य के रिलेशनशिप को प्रेजेंट करती हैं, उन नैतिकता पे ऑब्जर्वेशन बताती हैं, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, और प्रैक्टिकल डेली स्किल्स पे भी इसका ऑब्जर्वेशन है. तो दी मास्टर सिलेबस, हम लोग महाभारत को मान लीजिए सिलेबस के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये मास्टर सिलेबस है. और डी कंस्ट्रक्टिंग दी इपिक, हम इस इपिक को डी कंस्ट्रक्ट करें तो हमको मिलेगा माइंड, कैरेक्टर, लीडर और सोसाइटी. माइंड कैसा होना चाहिए, मेंटल रिजिलियंस हो वहां और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी हो. कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट होने चाहिए हम, और हमको इथिक्स पता होना चाहिए. लीडर कैसा होना चाहिए, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जाने और डिसेंट्रलाइजेशन की पावर रखे, यानी कि सारी पावर अपने पास ना रखे. और सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कल्चरल लिटरेसी और ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात महाभारत से भी निकल कर आती है. Each pillar provides tangible illustrations of moral quandaries, aligning with modern frameworks like NCF 2005 for holistic value education. है ना, जो ईच पिलर है, प्रत्येक स्तंभ है, ये हमें मॉरल क्वांड्रीज बताता है, नैतिकता के पाठ पढ़ाता है, और हम इसको मॉडर्न फ्रेमवर्क से भी अलाइन कर सकते हैं, जैसे NCF 2005 जो कि हम एक समग्र मूल्य शिक्षा की बात करता है ना. तो द मेंटल हेल्थ एक्टिवेशन कर्व अगर देखें तो द भगवत गीता ऑफर्स स्ट्रेटजीज. भगवत गीता हमको किस किस की स्ट्रेटजी देती है, माइंडफुलनेस की, सेल्फ डिसिप्लिन की, और अपने टेम्पर को कंट्रोल करने की जब हम स्ट्रेस की दशा में हों. डायरेक्टली मिररिंग कंटेम्परेरी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड माइंडफुल मेडिटेशन. और ये जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल एकदम शीशे के जैसे, जैसे होता है ना, मिरर इमेज है किसकी, जो समकालिक हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी चल रही है या माइंडफुल मेडिटेशन चल रहा है, वो भी यही बात करता है कि आप माइंडफुलनेस करिए, सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, और टेम्पर, स्ट्रेस के समय अपने टेम्पर को कंट्रोल करिए. तो एक अर्जुन का जो मॉरल डायलेमा था वो एक्यूट स्ट्रेस की स्थिति में था, और जो कृष्ण भगवान ने इंटरवीन किया, वो कैसे इंटरवीन किया, रिजिलियंस से, माइंडफुलनेस से, और धर्म का पाठ पढ़ा के. तो पॉज पॉइंट क्या है, सीकिंग गाइडेंस इज ए साइन ऑफ करेज एंड क्लैरिटी नॉट डिफीट. अगर हम अपनी मतलब कुछ ऐसी मेंटल परेशानी की दशा में किसी से सलाह मांगते हैं तो ये हमारा साहस और स्पष्टता है, ये हमारी हार नहीं है, ये हमको आज की जनरेशन को सिखाना है. देन कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस सिस्टमिक फेलियर. कितनी बड़ी बात है, अगर हम कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं तो क्या होगा, हम डायनेमिकली होंगे, डायनेमिक होंगे, अडेप्टेबल होंगे. लॉर्ड कृष्णा एग्जाम्प्लीफाइज कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी. कृष्ण भगवान स्वयं दिखाते हैं महाभारत में कि कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास है. इन डायनेमिक फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट्स, द बैटल फील्ड, जो आज का एनवायरमेंट है उसी को युद्ध क्षेत्र समझ लीजिए, जो इतना अप्रत्याशित है, ही कॉन्स्टेंटली फॉर्मुलेट्स प्लान बी. तुरंत उनके पास एक प्लान बी होता था. हम सबको महाभारत का की कथा पता है, युद्ध में क्या क्या हुआ
हुआ सब पता है, तो कोई भी चीज बिगड़ती थी तो उनके पास प्लान बी होता था। तो हमारे लिए भी कहने का मतलब कि हमें भी हमेशा अपना प्लान बी तैयार रखना चाहिए। सक्सेस लाइज इन एडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सफलता तभी मिलेगी जब हम अनुकूलित हो जाएंगे वातावरण के प्रति और जीवन भर सीखते रहेंगे। अनरिफ्लेक्टिव रिजिडिटी, जो कि भीष्म ने दिखाई, वो भी ज्ञानी थे लेकिन उन्होंने लैक ऑफ विवेक दिखाया, उन्होंने विजडम और जजमेंट नहीं दिखाया। उनका जो हिज अनवेवरिंग अनरिफ्लेक्टिव एडियरेंस टू ए सिंगुलर, वो एक जो उन्होंने शपथ ले ली थी उसी पे वो रिजिडली टिके रहे, कभी कोई अडेप्टेशन, कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई डायनेमिज्म की बात नहीं हुई। इवन व्हेन कॉन्टेक्स्ट शिफ्टेड, जब तक कॉन्टेक्स्ट ठीक था तब तक तो वो शपथ काम कर रही थी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल गया उसके बावजूद वो उसी शपथ से रिजिडली जुड़े रहे। यही अल्टीमेटली बिकेम डिस्ट्रक्टिव टू द इंटायर किंगडम, कॉजिंग सिस्टमिक फेलियर। यहीं से पूरे राज्य का विनाश हुआ और असफलता की ओर, मतलब फेलियर की तरफ चीजें गई। इमोशनल इंटेलिजेंस एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट। हम लोग आज 1990 में जब आ रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस का शब्द टर्म, और तब बात हो रही है, तब ये बेस्ट सेलर बन रही है किताब, और हम लोग मतलब हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हजारों साल पहले कही गई है। द टेल ऑफ विदुर, जो विदुर का पात्र है वो क्या है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। वो एक ब्लूप्रिंट है हमारे लिए कि कैसे ईक्यू हम डेवलप करें, इमोशनल कोशेंट कैसे डेवलप करें, डिसीजन कैसे लेना है। फार फ्रॉम बीइंग अ वीकनेस, हिज एम्पैथी अलाउड हिम टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। मतलब उनकी जो एम्पैथी थी वो उनकी वीकनेस नहीं थी, बल्कि उससे वो कठिन जो द्वंद्वात्मक स्थितियां थी उससे बाहर निकल जाने का रास्ता निकाल लेते थे। एम्पैथी एंड अलायंस आपको चाहिए, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इथिकल रिलेशनशिप, वहां से आपको ट्रूथ टू पावर, आपको शक्ति मिलेगी कि आप सत्य का साथ दें। द करेज एंड टैक्ट टू स्पीक हार्ड ट्रूथ्स टू दोज इन अथॉरिटी। जो अथॉरिटी में है अगर वो भी गलत कर रहा है तो आप उसको हार्ड ट्रूथ कहिए, और तब निकल के आएगा पॉजिटिव आउटकम। फोस्टरिंग एन एम्पैथेटिक रिजिलिएंट कल्चर। तो लीडर्स हु एम्ब्रेस ईक्यू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड ड्राइव पॉजिटिव आउटकम। तो वो नेता, वो लीडर जिनके पास इमोशनल कोशेंट है, वो बढ़िया डिसीजन लेते हैं और उनके आउटकम्स जो उनके मतलब कि डिसीजन मेकिंग के बाद आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। देन द एनाटॉमी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ईगो एंड ब्लाइंड अटैचमेंट। अब ब्लाइंड अटैचमेंट किसका है, धृतराष्ट्र का है ना। और देखिए किससे ब्लाइंड अटैचमेंट है, पुत्र मोह में था ना वो, उसने सारी गलतियां इसे लिखी। अनचेक्ड फ्लॉज, दुर्योधन का ईगो, ग्रीड और जेलसी, किसी ने उसको रोका नहीं, उसके पिताजी ने उसको नहीं सही बात सिखाई, उसके मामा ने उसको सही बात नहीं सिखाई कि तुम ये ईगो में हो, तुम लालच में हो, तुम ईर्ष्या में हो, ये गलत है। तो उसके बाद क्या आया, स्ट्रक्चरल इनेबलर्स, धृतराष्ट्र का ब्लाइंड लव एंड पेरेंटल ओवर इंटेलिजेंस। हमें ये सीखना है कि हमें ना ब्लाइंड लव करना है अपने बच्चों से, ना ओवर इंटेलिजेंट रहना है, यानी कि आप थोड़ा उनको फ्रीडम भी दीजिए, और एकदम हमको ब्लाइंड लव तो बहुत ही खतरनाक है। देन इमोरल जजमेंट, इनएबिलिटी टू मेक ऑब्जेक्टिव राइट डिसीजन। जब आप मोह माया में फंसे होंगे तो कभी आप सही और ऑब्जेक्टिव निर्णय नहीं ले पाएंगे। एंड देन उससे बाद क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डाउनफॉल ऑफ द फेमिलियल लीनिएज एंड एम्पायर। पूरी वंशावली और अंपायर का सर्वनाश हो गया। तो कल्टिवेटर्स ऑफ डिवाइन क्वालिटीज rise, those who uphold unchecked ego and ostrich tendencies fall. Ego fundamentally blocks surrender, grace and objective vision. वो कह रहे हैं कि cultivators of divine qualities rise, जब दैवीय गुण उत्पन्न होते हैं, तो those who uphold unchecked ego and ostrich tendencies fall। तो असुरी प्रवृत्ति है जिसकी unchecked ego है वो गलत मतलब उसको आप चेक कर सकते हैं। और ईगो जब आता है तो वो फंडामेंटली ब्लॉक कर देता है किसको, सरेंडर को, ग्रेस को और ऑब्जेक्टिविज्म। यानी कि हम किसी के प्रति आत्मसमर्पण नहीं करते, हम ग्रेसफुल नहीं रहते और हम ऑब्जेक्टिवली कुछ सोच नहीं पाते हैं, ठीक है ना। देन द लीडरशिप डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स, द इपिक प्रोवाइड्स ए परफेक्ट गाइड फॉर मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, अचीविंग गोल्स एंड स्ट्रक्चरिंग पावर। पावर स्ट्रक्चर में कौन है, पांडव मॉडल जो है वो कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप का है, और जो कौरव मॉडल है वो डिस्ट्रक्टिव लीडरशिप का है। कैसे, जो पावर स्ट्रक्चर पांडवों के पास है वो डिसेंट्रलाइज पावर है, एक आदमी के पास शक्ति नहीं है, सब लोग निर्णय ले रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन कौरवों का जो मॉडल है वो सेंट्रलाइज ईगो डिक्टेटोरियल कंट्रोल का है, सारी पावर उनके मामा शकुनी के पास थी। स्ट्रेटेजी उनकी स्मार्ट, रिजिलियंट और अडेप्टिव थी पांडवों की, जबकि इनकी इमोशनल डिसीजन मेकिंग इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। जब ये क्राइसिस में होते थे तो ये इमोशन के तहत जाके निर्णय लेते थे।
कल्चर इनका टीम वर्क था, इंडिविजुअलिटी नहीं, टीम वर्क पे मतलब फोकस था, कमिटमेंट टू ए कॉमन गोल, और सबका गोल क्लियर था, और यहाँ सेल्फ सर्विंग इंडिविजुअलिटी थी। और इनके पास जो मेंटरशिप था वो वाइज था, लॉर्ड कृष्णा का मेंटरशिप था, और कौरवों के पास पुअर काउंसिल और मैनिपुलेशन शकुनी का था। तो ये लीडरशिप की डायग्नोस्टिक का मॉडल है कि अगर हम कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप को फॉलो करेंगे तो हम सक्सेसफुल होने की हमारी संभावना ज्यादा है, या हम सक्सेसफुल होंगे ही। देन ग्लोबल लिटरेसी इन द डेंजर ऑफ हाफ नॉलेज, वो कह रहा है अभिमन्यु's ट्रेजरी सर्व्स एज अ टाइमलेस वार्निंग अगेंस्ट द डेंजर ऑफ हाफ नॉलेज। आधा ज्ञान पता था, उसकी मृत्यु हो गई इस बुरी तरह से। ही possessed the skill to enter the complex चक्रव्यूह formation but lacked the knowledge to escape it। उसके पास घुसने की तो शक्ति थी, उसके पास वो कला थी, वो व्यूह नीति थी, लेकिन उसके पास बाहर निकलने की नीति नहीं थी। तो की लेसन क्या है कि ट्रू ग्लोबल लिटरेसी रिक्वायर्स कंटिन्यूअस लर्निंग, फुल साइकिल अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्टिव प्रिजर्वेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ नॉलेज, नॉट जस्ट पैसिव स्टोरेज। यानी कि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, हमें पूरा जानना है। अगर आधे ज्ञान को जान के किसी चीज में एंटर नहीं करना है, कहने का मतलब ये। और अगर हमको ग्लोबली लिटरेट होना है तो हमको कंटिन्यूअसली लर्निंग में इंगेज रहना होगा, फुल साइकिल अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा, एडेप्टेशन एंड एक्टिव प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज का हिस्सा बनना होगा, ना कि सिर्फ पैसिवली स्टोर करना होगा नॉलेज को। देन कल्चरल अवेयरनेस, देखिए कल्चरल अवेयरनेस भी है। सारी बातें दिक्कत क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो फेमिनिन पिलर सोसाइटी का है उसका अपमान हुआ था। इन द प्रेजेंट एरा ऑफ जेंडर इनजस्टिस, तो आज के समाज में जब जेंडर के साथ फीमेल जेंडर के संग इनजस्टिस हो रहा है, द इपिक ऑफर्स ए स्टार्क लेसन। ये इपिक, ये महाकाव्य हमको एक लेसन पढ़ाता है कि द इंटायर कुरुक्षेत्र वॉर इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डिसरेस्पेक्ट ऑफ द्रौपदी। जब चूंकि द्रौपदी के संग का की मतलब असम्मान हुआ, उसकी प्रतिष्ठा पे दांव लगी, उसकी उसकी मतलब की जो मर्यादा थी वो बाधित हुई, खराब हुई, इसीलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध ही हुआ है। इसका मतलब महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है, उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है। तो पांडवों ने वैल्यूइंग द फेमिनिन प्ले, प्रोवाइडिंग ड्यू रिस्पेक्ट टू वीमेन इन द फैमिली, इंश्योर सिस्टमिक हार्मनी। यहाँ कुंती को भी सम्मान है पूरा, उनकी बात मान रहे हैं पांडव, यहाँ पे वो गांधारी की भी बात नहीं मान रहे, और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध हुआ। और कौरवों के साथ द डिसरेस्पेक्ट एंड डिग्रेडेशन ऑफ वीमेन सर्व्स एज द अल्टीमेट कैटलिस्ट फॉर सोसाइटल कोलैप्स। वो कह रहे हैं कि जब औरतों का डिसरेस्पेक्ट होगा, डिग्रेडेशन होगा, तो ये ही एक अल्टीमेट कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा और समाज का विध्वंस हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देन द विजुअल इक्वेशन फॉर निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, अब जब भगवत गीता की बात होगी तो निष्काम कर्म की बात होगी। राइटियस एक्शन प्लस डिसअटैचमेंट टू आउटकम से हमको प्योर अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, यानी कि हम सही काम करें और फल की इच्छा ना करें, उससे डिसअटैचमेंट रखें, तो हम पूरी तरह जिम्मेदार होंगे और काम ठीक होगा। तो द डॉक्ट्रीन ऑफ निष्काम कर्म डिफाइंस राइटियसनेस बाय द एक्शन इटसेल्फ, नॉट द रिजल्ट। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मॉडर्न एप्लीकेशन, इसको कैसे, मतलब मॉडर्न एरा में आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? दिस एक्शन ओरिएंटेड एथिक प्रमोट्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं। टुडे दिस ट्रांसलेट्स टू द नेसेसिटी ऑफ कलेक्टिव एक्शन फॉर ग्लोबल चैलेंजेस, लाइक जैसे हम कहते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, क्लाइमेट क्या हमने अकेले खराब किया है, तो हम अकेले कैसे सुधार सकते हैं? सुधार सकते हैं इतना 0.0000 कितना भी प्रतिशत, पर कुछ तो कर ही सकते हैं आप अपने स्तर पे, फिर आपको देख के शायद और लोग भी प्रेरित हों और वो भी करें। एंड टू द क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ, डूइंग द राइट थिंग सिंपली बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड रिगार्डलेस ऑफ इमीडिएट रिक्वायर्ड। सही काम करिए सिर्फ इसलिए कि वो काम सही है, जरूरी नहीं है कि उसका आपको रिवॉर्ड मिले, इसकी इच्छा मत कीजिए, मिलता भी नहीं है आज के जमाने में। Then this synthesis, integral development of personality. Indian philosophy warns that over-emphasis on any single pursuit distorts the personality. भारतीय दर्शन ये कहता है कि हम अगर किसी भी एक परस्यूट पे ज्यादा इम्फेसिस करेंगे तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। द पांडवास एग्जेम्प्लीफाई द आइडियल। जो पांडव थे उन्होंने एक आइडियल दिखाया, कैसे? वो फिजिकली फिट थे, मेंटली हेल्दी थे, इंटेलेक्चुअली स्मार्ट थे और स्पिरिचुअली वाइज थे। तो धर्म, ड्यूटी, इथिक्स भी उनके पास था। इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी पांडव का मॉडल है। अर्थ, मटेरियल, सिक्योरिटी, डिस्टॉर्टेड पर्सनैलिटी कौरवों का मॉडल है। उनके काम, प्लेजर या डिजायर पे ज्यादा बल है, इनका धर्म पे ज्यादा बल है। इधर अर्थ, मटेरियल, सिक्योरिटी देख रहे हैं कौरव, और ये जो पांडव है वो मोक्ष या स्पिरिचुअल लिबरेशन देख रहे हैं। तो इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि सिंथेसाइज्ड होलिस्टिक व्यू तभी होगा जब हम मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली सारी दशाओं में, सारे डिमेंशंस में हमारा डेवलपमेंट होगा। देन द पेडागोजिकल डिप्लॉयमेंट देखिए आप, ब्रिजिंग एंटिक्विटी इन द क्लासरूम। हम कैसे सिखाएं? स्टोरी टेलिंग इन नैरेटिव, हार्नेसिंग द नेचुरल एंगेजमेंट ऑफ द सागा, है ना?
इम्बॉडिंग मॉरल डायलेमा, इससे मॉरल डायलेमा सिखाया जा सकता है कि मॉरल डायलेमा आएगा तो क्या करेंगे, रोल प्लेइंग एंड ड्रामेटाइजेशन से। स्टोरी टेलिंग, आप उनको सिखाइए, इतनी कहानियां इतनी रोचक और इतनी कौतूहलपूर्ण और उनके इतने ट्विस्ट हैं महाभारत में। इंटर डिसिप्लिनरी टीचिंग, आप इसमें लिटरेचर पढ़ा सकते हैं, इथिक्स के साथ पढ़ा सकते हैं, साइकोलॉजी के साथ पढ़ा सकते हैं, तो इंटर डिसिप्लिनरी टीचिंग हो गई। डिबेटिंग स्ट्रैटेजिक वर्सेज इमोशनल चॉइसेस, आप डिस्कशन बेस्ड लर्निंग, आप डिस्कशन कराइए, आप उस जगह होते तो क्या करते, इमोशनल चॉइस करते कि क्या करते, उसमें वो उसने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया, कैसे और सही हो सकता था। और मेंटरशिप का मॉडल, इमुलेटिंग द कृष्ण अर्जुन डायनेमिक फॉर स्टूडेंट गाइडेंस, ये डायनेमिक जो वो बोल रहे हैं कृष्ण वो अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं, अर्जुन को जो दिक्कत है वो कृष्ण से पूछ रहे हैं, डायलॉगिक है ना। तो ये मेंटरशिप का मॉडल हम एक्सेप्ट कर सकते हैं आज के जमाने में भी। देन ज्वाइन द एजुकेशनल वैनगार्ड, ये तो मेरे अपने लिए है कि एक्सेस लर्निंग मटेरियल्स, आस्क क्वेश्चंस एंड हेल्प ब्रिज इन विजडम विद मॉडर्न एजुकेशन, ये मेरा अपना एडवर्टीजमेंट है, डॉक्टर रश्मि सिंह एंड ऑल। ओके, तो ये तो बहुत बहुत मतलब कितना छोटा कर सकती थी मैं, उतना छोटा किया क्योंकि कितना बताऊं, एक पीपीटी में एक वीडियो में कितना बताया जा सकता है, बट कितना कुछ है महाभारत में, कितनी खूबसूरती से दिखाया गया। एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि महाभारत में वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो महाभारत में हो, या इसी का उल्टा कि महाभारत में ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता कुछ जो जिसका वर्णन महाभारत में ना हो। मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी कहीं धोखा है, कहीं छल है, कहीं कपट है, कहीं बुद्धिमानी है, कहीं इमोशनल, कहीं कहीं वफादारी है, हर चीज है इसमें। तो ये एक नया विषय से हटके, हालांकि आईकेएस से जुड़ सकता है। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।